हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइजर की ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं लगातार। मतलब जितनी भी शिफ्ट हुए हैं, ये जरूर पूछा जा रहा है कि गर्भवती महिला ये अधिक सेवन कर ले तो क्या हो जाएगा, ये कम सेवन हो तो क्या हो जाएगा, इसको ये कमी हो गई तो क्या हो जाएगा। तो आज ये छोटा सा वीडियो रहेगा, इसी के लिए रहेगा। इसके जस्ट बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाली हूँ, जो समझ आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेतृत्व के, संचार के। आप एक पर्यवेक्षक हैं तो आप कैसे क्या करेंगे, जो इस प्रकार के कुछ करीब 50 से 60 प्रश्न मेरे पास ऐसे आए हैं। तो उनका हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे ये इस टॉपिक पर, जो जिनका अभी पेपर है, आज शाम में पेपर है। कल मैंने देखा, कल मैंने आपको कोई क्वेश्चन कराया था एंटीबायोटिक वाला, कि अगर बैक्टीरिया से कोई भी चीज़ आपको प्रभावित करती है तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए। तो ना यही आज आज मेरे पास अभी यूट्यूब पे ही कमेंट आया था कि आज उनको वही क्वेश्चन आ गया था। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से सुन लिया कीजिए, कब कौन सा क्वेश्चन फंस जाए। और मैं केवल वही कराती हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। आप लोगों ने देखा, मैं बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। अगर मेरे को फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो बनाना रहता तो मैं कम से कम 3 से 5 वीडियो अपलोड करती। लेकिन मैं केवल यही बोलती हूँ आप लोगों से कि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, और फास्ट फास्ट पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम बचाओ। सबसे पहले बात करते हैं कैफ़ीन। कैफ़ीन चाय में भी होता है, कॉफ़ी में भी होता है। कैफ़ीन जो होते हैं ना, इनको उत्तेजक पदार्थ बोलते हैं। उत्तेजक पदार्थ जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, बीपी को बढ़ा देते हैं। गर्भवती महिला का ऑलरेडी, जैसे कि नॉर्मल बीपी होता है 120/80 होता है, वैसे ही गर्भवती महिला का 130/90 या 140/90 ये बीपी होता है। मतलब ऑलरेडी 10 बड़ा ही होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेंशन होती है, बच्चा पेट में होता है तो उसको वैसे ही टेंशन बना ही रहता है ना। तो कैफीन और उसको बीपी और उसका बीपी बढ़ा देता है ना। तो इसलिए कैफीन का सेवन कम बोलने का सलाह दी जाती है। अगर कैफीन अधिक लेंगे तो बच्चे पे क्या खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले, सबसे मेन चीज़, अगर अधिक मात्रा में महिला कैफीन का सेवन करती, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लेती है, सुबह भी पी ली, दिन में भी पी ली, रात में भी पी ली, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लेती है, तो उसका क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे गर्भपात होने की संभावना हो जाती है। जिससे क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। सबसे मेन चीज़, अगर गर्भपात ऑप्शन में नहीं आता है तो क्या हो सकता है, शिशु के वजन में कमी हो सकती है। कैफीन से क्या हो सकता है, शिशु के वजन में कमी हो सकती है। और क्या हो सकता है, समय से पहले जन्म, समय से पहले जन्म हो सकता है बच्चे का। और मृत शिशु का जन्म, समय से पहले जन्म हो सकता है, मृत शिशु का जन्म हो सकता है, प्री एक्लम्सिया हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है। ये सारी चीज़ शिशु के वजन में की, ये सारी चीज़ ही हो सकती हैं यदि कैफीन का अधिक सेवन किया। समय से पहले बच्चे का जन्म भी हो सकता है, मृत शिशु का जन्म भी हो सकता है, प्री एक्लियम्सिया भी हो सकता है, अनिद्रा स्थिति भी आ सकती है। अनिद्रा स्थिति क्या होगा, देखो, हम चाय कॉफ़ी कब पीते हैं, नींद को भगाने के लिए ही पीते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हम उत्तेजक चीज़ें पी लेंगे तो हमको क्या होगा, नींद आएगी ही नहीं ना। तो अनिद्रा महिला को, गर्भवती महिला को नींद प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैफीन के अधिक सेवन से हो सकती है। कैफीन के अधिक सेवन से गर्भपात हो सकता है, शिशु के वजन में कमी हो सकती है, समय से पहले जन्म हो सकता है, बच्चे का जो 40 सप्ताह में जन्म होना चाहिए उससे पहले जन्म हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, और मृत शिशु का जन्म हो सकता है, बच्चा जो हो वो मृत हो। प्री एक्लैम्सिया जैसी स्थिति हो सकती है। प्री एक्लैम्सिया मतलब बीपी बढ़ा हुआ होता है, मूत्र से प्रोटीन निकलता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम अल्कोहल की। अल्कोहल होता है शराब में। कुछ महिलाएं ऐसी होती, हमारी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि मुंबई में, बेंगलोर में, बड़े बड़े जो शहर हैं, वहाँ पर क्या होता है, लड़कियाँ शराब पीती हैं। तो वहाँ पर उन लड़कियों को शराब के लिए मना कहा जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अल्कोहल मत का यूज़ मत कीजिए, शराब मत पीजिए। क्यों? क्योंकि है ना, ये भ्रूण के विकास में बाधा पैदा करती हैं। भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है, उसमें विकास में बाधा पैदा करती हैं। जो प्लेसेंटा होता है उसका आकार छोटा हो जाता है। जनरली हम देखते हैं कि प्लेसेंटा की जो लंबाई होती है वो 22 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो वजन होता है वो 500 ग्राम का होता है। इससे भी अगर कम वजन का हो जाए, इससे भी अगर कम लंबाई का हो जाए तो प्लेसेंटा पोषण ही नहीं दे पाएगा बच्चे को। अब जब प्लेसेंटा बच्चे को पोषण नहीं देगा तो बच्चे का विकास रुक जाएगा। तो याद रखना, अल्कोहल के अधिक सेवन से प्लेसेंटा छोटा हो जाता है। इसके अलावा जो ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो भी असामान्य हो जाता है। शिशु जो है विकलांग, शिशु में विकलांगता आ जाती है, शिशु विकलांग भी हो सकता है। अल्कोहल के अधिक सेवन वाला बच्चा क्या होता है, विकलांग भी हो सकता है, ये भी याद रखना। अच्छा, ये 3 स्थिति हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है FAS। FAS को हम बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम।
फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब फीटल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फीटल का मतलब होता है भ्रूण, मतलब भ्रूण में अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है जिसके कारण उसका विकास बाधित हो जाता है। दूसरा हो जाता है, दूसरी स्थिति बन जाती है FASD। FASD को हम बोलते हैं फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें उसके उस तंत्रिकाएं जो होती हैं इधर उधर बिखर जाती हैं, उसकी कमियां हो जाती हैं। इसके अलावा SIDS का मतलब होता है जो शिशु होता है ना वो मृत ही पैदा होता है। शिशु क्या होता है, मृत ही पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं सिट्स। तो ये 3 स्थितियां होती हैं जो अधिक अल्कोहल सेवन से एक महिला में बन सकती हैं। अगला देखते हैं धूम्रपान। धूम्रपान भी महिला को वर्जित है, अधिक धूम्रपान नहीं करना है। अचानक से महिला की मृत्यु भी हो सकती है। महिला का वजन कम हो सकता है, बच्चे का वजन हो सकता है कम, और समय से पहले वजन हो सकता है, समय से पहले कम, समय से पहले बच्चा पैदा हो सकता है, मतलब समय से पहले उसका जन्म हो सकता है, समय से पहले जन्म हो सकता है। धूम्रपान से क्या होगा, समय से पहले जन्म हो जाएगा। कटे ओंठ और कटे तालू, आपने देखा होगा कि जनरली कभी कभी किसी बच्चे के होंठ कटे हुए आते हैं, उसकी जो तालू होती है, जीभ जिसको हम बोलते हैं, जीभ से ऊपर जो होती है वो कटी हुई आती है। वो इसी किन्हीं किन्हीं पोषण तत्वों की कमी अधिकता से ही आती है। तो कटे ओंठ हो जाते हैं, कटे तालू हो जाते हैं। फेफड़े, मस्तिष्क, ये भी इसके कारण प्रभावित होता है। इसके अलावा मधुमेह की संभावना भी बढ़ जाती है। मधुमेह मतलब होता है डायबिटीज़। मधुमेह मतलब क्या होता है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है यदि बहुत ज़्यादा जो है धूम्रपान किया जाएगा। मधुमेह गर्भवती अवस्था को बहुत बुरा होता है, इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब इसको गर्भकालीन डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर महिला को मधुमेह है, अगर महिला को डायबिटीज़ है तो उसका बच्चा जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा वजन का पैदा होता है। नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि बच्चे को वजन, और ये बात ध्यान रखो, जो महिला में अगर अधिकता होगी ना तो बच्चे में वो उस चीज़ की कमी होगी। अगर महिला में गर्भवती है और उसको शुगर की अधिकता है तो उसका बच्चा जो होगा ना वो शुगर की उसमें कमी होगी, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा रेटिनोपैथी हो जाती है। रेटिनोपैथी मतलब होता है हमारी जो आँखों की जो रेटिना होती है वो उसमें धुंधलापन धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। गुर्दे की बीमारी हो जाती है और तंत्रिका क्षति। ये सारी चीज़ें याद रखना आपको, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं, ठीक है। धूम्रपान में इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं, आपको याद रखना है। अच्छा, ये है कि क्या नहीं खाना चाहिए। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको क्या नहीं खाना चाहिए। कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, कच्चा दही नहीं खाना चाहिए। कारण क्या होता है कि इनसे क्या होता है, बैक्टीरिया उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और बैक्टीरिया क्या होंगे, उसके अंदर के अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगे, बुरे बैक्टीरिया ही रह जाएंगे, उसके अंदर के अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगे। तो ये हानिकारक बैक्टीरिया उसके अंदर हो जाएंगे। तो कच्चा दूध और दही बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। एक गर्भवती महिला को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। 300 ml दूध या दही पीने की सलाह दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ICMR 2024 के अनुसार 300 ml दूध या दही पीने की सलाह दी जाती है। और कच्चा दूध और दही नहीं देना चाहिए, गर्म करके देना चाहिए जिससे कैल्शियम की पूर्ति होती रहे। चिकन जो होता है, चिकन, मुर्गी, ये नहीं देना चाहिए। ये बैक्टीरिया और परजीवी वाले होते हैं। वही बैक्टीरिया प्रभाव करेगा तो उसके अंदर दूसरी बीमारियां लगेंगी, बच्चे को समस्या होगी, माता को समस्या होगी, ये सारी चीज़ें होती है चिकन। और इसके कारण क्या होता है, अगर बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर जाता है कच्चे दूध के माध्यम से या चिकन के माध्यम से, तो अंधापन हो सकता है बच्चे में, बच्चे को मिर्गी आ सकती है और बच्चा विकलांग हो सकता है। ये सारी समस्याएं उसके अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। अगला देखते हैं हम पपीता। पपीता में क्या होता है, एक प्राइमेन नाम का रसायन पाया जाता है। पपीते में क्या होता है, प्राइमेन नाम का रसायन पाया जाता है। ये क्या करता है, गर्भाशय को संकुचन करता है, मतलब गर्भाशय को फैलाता है। जो पपीता में क्या होता है, एक प्राइमेन नामक रसायन पाया जाता है। वो क्या करता है, गर्भाशय को संकुचन करता है, मतलब गर्भाशय को फैलाता है। अब क्या होगा कि अब अगर पपीता को खा लोगे तो गर्भाशय संकुचित हो जाएगा, फैल जाएगा, तो समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा रहता है, तो गर्भपात होने का खतरा रहता है। जिस उम्र पहली तिमाही दूसरी तिमाही में खा लिया तो गर्भपात ही हो जाएगा महिला का, तो वो बेकार स्थिति हो जाती है, महिला की जान पर भी आ जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पपीते को कभी नहीं दिया जाता है। पपीता जो होता है वो गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है। पपीते में कौन सा रसायन पाया जाता है, प्राइमेन रसायन पपीते में पाया जाता है। कच्चा अंडा, कच्चा दूध, चिकन, ये कुछ नहीं पीना चाहिए। ये क्या करते हैं, इसमें साल्मोनेला वायरस पाया जाता है कच्चे अंडे में भी। अंडे को भी हमेशा उबाल कर, जो भी जिस तरह से अंडा बनता हो वैसे लेना चाहिए, कच्चा नहीं लेना चाहिए। सौंफ के बीज, देखो सौंफ के बीज और धनिया के बीज भी याद रखना।
सौंफ के बीज और देखो, मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि जिनकी भी बोलते हैं ना गर्माहट तासीर जिसको हम बोलते हैं, जिनकी जो तासीर उच्च तासीर वाले होंगे, मतलब जो उच्च गर्माहट देंगे, वो खाद्य पदार्थ महिला को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो गर्भपात का खतरा हो सकता है। इन चीज़ों को हम जब ही महिला का बच्चा हो जाएगा उसके बाद देते हैं, ताकि उसका जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाए। लेकिन जब महिला गर्भवती होगी ना, तो उच्च तासीर वाली चीज़ों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, है ना। तो सौंफ के बीज नहीं देना चाहिए, क्योंकि सौंफ के बीज में फाइटो एस्ट्रोजन होता है। सौंफ के बीज में क्या होता है, फाइटो एस्ट्रोजन होता है। ये क्या कर देगा, गर्भाशय में संकुचन कर देगा, गर्भाशय को क्या करेगा, फैलाएगा गर्भाशय को। अगर गर्भाशय फैलेगा तो क्या होगा, बच्चा समय से पहले बाहर आने के लिए रिस्केगा, तो वही चीज़ हो जाती है। तो सौंफ के बीज को बिल्कुल मना कहा जाता है, धनिया के बीज को भी बिल्कुल मना कहा जाता है। सौंफ के बीज, धनिया के बीज, अजवाइन, हल्दी, इनकी तासीर बहुत उच्च होती है, ये गर्माहट प्रदान करते हैं, इसलिए ये महिला को नहीं देना चाहिए। फ्रेंड, ये हमारा एफएसओ का बैच लॉन्च हो चुका है, ट्रिकी बैच के नाम से ये पूरा बैच है। बहुत शानदार हम इसमें तैयारी कराने वाले हैं। रोड नोट्स आपको मैंने अपने बताए हैं कि नोट्स किस तरह के रहते हैं, हैंड रिटन नोट्स है पूरा। जो थ्योरी वीडियोस रहेगी, ट्रिक के साथ सारे टॉपिक की वीडियो रहेंगी, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर रहेगा। 100% सिलेबस इसमें कवर रहेगा। रिकॉर्डेड ट्रिक की वीडियो रहेंगे, हस्तलिखित नोट्स रहेंगे, संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए प्लस बी कवर रहेगा, टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेगा। आरंभ के 100 लोगों को इसकी फ़ीस जो है 1999 है, उसके बाद 4999 हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं और क्लास 5 अप्रैल से आरंभ हो जाएगी। फटाफट जाइए, डाउनलोड कीजिए जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप। देखो, प्ले स्टोर पे 2 एप्लीकेशन डली हुई हैं, एक है जीके विद आकांक्षा के नाम से और एक जीके विद आकांक्षा शर्मा के नाम से। जीके विद आकांक्षा वाली एप्लीकेशन ओल्ड है, उस पर कुछ नहीं डला है। आप लोग न्यू वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे निःशुल्क पीडीएफ भी मिल जाएंगे, अभी सुपरवाइज़र के लिए भी पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, और ये वाली जो पीडीएफ है उसको भी मैं इसी पे डाल दूंगी। एफएसओ की वैकेंसी बहुत शानदार है, 17 साल बाद ये जॉब आ रही है, और जिसने भी बीएससी बायोलॉजी से किया हो, बीएससी या तो बायोलॉजी से किया हो या बीएससी जिसने मैथमेटिक्स से किया हो, वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत शानदार वैकेंसी, अधिकारी वर्ग की जॉब है। 500 नंबर का पेपर है, 450 नंबर का जो जैसे कि वनडे एग्ज़ाम होता है, ओएमआर सीट पे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, वनडे एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, आपके ज़िले में ही एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा इसके जो एक 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। बाकी इसकी जानकारी के लिए मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगी। इसका सिलेबस भी मैंने मेरी एप्लीकेशन पे डाला है, आप सिलेबस वाले फोल्डर में जाएंगे तो आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। ट्रिक्स, टेस्ट, एमसीक्यू, थ्योरी सब कुछ, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज है। मार्केट में आपको इसकी बुक्स भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या मिलेगा आपको, ईजी लैंग्वेज में हर टॉपिक की ट्रिक, हर टॉपिक को किस तरह से ट्रिक द्वारा आप याद कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें अधिनियम दिए गए हैं, जैसे कि खाद्य संरक्षण अधिनियम है, मानक अधिनियम है, अनुसूचित जनजाति अधिनियम है, इनको सारे को हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। तो जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, शुरू का जो 100 लोग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, सारे लोग अपने रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जैसे ही 100 खत्म होंगे इसकी रेट 4999 हो जाएगी, तो जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। अगला है अंगूर। अंगूर को खाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ की अति बेकार होती है। अंगूर को भी खराब बोला है, क्योंकि इसमें रेसवेराट्रॉल नामक एक रसायन पाया जाता है। रेसवेराट्रॉल नामक एक रसायन पाया जाता है जो क्या करता है, शरीर का तापमान बढ़ा देता है, इसलिए अंगूर को खाने की सलाह भी मतलब मना किया जाता है। इस पीडीएफ को भी मैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगी, आप फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में आपको हमारे जो सुपरवाइज़र के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी ई बुक भी मिल जाएगी। आप क्या करना, आप ईएसबी वाले सेक्शन पे जाना, एप्लीकेशन में एमपी ईएसबी वाले सेक्शन पर या ई बुक वाले फोल्डर पे, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारे के सारे जितने भी ई बुक हैं, जैसे कि सारे अधिनियम के टोटल करीब 2000 प्लस एमसीक्यू हैं, करीब पूरे विभागों की योजनाएं हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू हैं, वो 50 रुपये भी पीडीएफ डली हुई है वहाँ पर, और स्कूल पूर्व देखभाल की एमसीक्यू है वहाँ पर, इसकी भी पीडीएफ डली हुई है। तो ये बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पे डली हुई है, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से पीडीएफ आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो भी आबकारी का भी हम जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन को अपडेट करके रखिएगा। उसकी लिंक एप्लीकेशन की मैं
कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके भी डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट में उसको डाल दूंगी। बात करते हैं हर्बल चाय। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्पेशली कुछ चाय होती हैं जो हर्बल चाय होती हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशली बनाई जाती है, बोले फॉर प्रेग्नेंट लेडी, ये पोषण स्तर उच्च करने के लिए। तो लेकिन वो उन हर्बल चाय को पीने का भी मना किया है, उनको भी नहीं पीने की सलाह दी जाती, उनको भी नॉट बोला है, वो भी नहीं पी सकते हैं हर्बल चाय, ठीक है। क्योंकि उनमें भी क्या होता है कि कुछ कुछ औषधियाँ होती हैं जो कि बहुत गर्माहट प्रदान करती हैं, डॉक्टर की सलाह के बिना उनको भी पीने का मना किया जाता है। नमकीन खाद्य पदार्थ क्यों मना किए जाते हैं? देखो, नमकीन खाद्य पदार्थ से अब पूछेंगे नमकीन खाद्य पदार्थ क्यों मना किया जाता है, आपसे कुछ भी बोल देंगे कि ये अधिक हो जाता है, ये अधिक हो जाता है। आपको याद रखना है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, सबसे मेन चीज़। ना ज़्यादा चटक भटक वाला खाना खाओगे ना, बहुत ज़्यादा मिर्ची खा ली, चाट मसाला खा लिया, फुल्की खा ली, तो क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या होगा, उससे पानी की मात्रा, अब जनरल सी बात है कि अपन पानी ज़्यादा पी लेंगे, पेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अब बच्चा का बेचारा कहाँ पे वो करेगा, तो एकदम से होने की संभावना होती है, गर्भपात होने की संभावना रहती है, बढ़ जाती है ज़्यादा नमकीन खाद्य पदार्थ से। तो नमकीन खाद्य पदार्थ से क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, ये जटिलता इसमें उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले जो लोग न्यू हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, सारे लोग कमेंट जरूर करना, सारे लोगों का कमेंट मैं पढ़ती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर भी लगाइएगा, स्टेटस पे भी लगाइएगा। इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जो स्तनपान कराने वाली महिला होती है या लैक्टेटिंग वुमेन्स होती है या जो धात्री महिला होती है, उसको प्रतिदिन कितना कैल्शियम चाहिए, उसको प्रतिदिन कितना कैल्शियम चाहिए। लैक्टेटिंग मदर होती है, धात्री महिला होती है या स्तनपान कराने वाली महिला, उसको कितना प्रतिदिन कैल्शियम चाहिए, ये आपको मुझे बताना है। अजीनोमोटो, ये अजीनोमोटो क्या होता है? देखो, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। जो आप मैगी खाते हो ना, मैगी के साथ एक मसाला आता है, बहुत टेस्टी लगता है वो मसाला, वो जो मसाला होता है वो इसी अजीनोमोटो से बना होता है। यही मसाले के कारण वो मैगी जो है ना बहुत टेस्टी लग जाता है। उस मैगी के मसाले को पोहे में डाल लो, खिचड़ी में डाल लो, दलिया में डाल लो, किसी में भी वो अच्छा लग जाता है। और मार्केट में जब स्ट्रीट फूड में जब खाने जाते हैं तो वो लोग भी इसको बहुत ज़्यादा मिलाते हैं टेस्ट के लिए, कि जितना टेस्ट देता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और गर्भवती महिला को तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उनका उस बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास होता है वो बाधित हो जाता है। तो आपसे पूछेंगे अजीनोमोटो या स्ट्रीट फूड से क्या हो सकता है अधिक सेवन से, तो मस्तिष्क का विकास इसमें बाधित होता है। बिना धुला फल सब्जी नहीं खाना चाहिए गर्भवती महिला को, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी जीव आक्रमण कर देता है, वही परजीवी हम पर आक्रमण करेंगे तो नुकसान करता है। तो बिना धुला फल सब्जी खाने से क्या हो सकता है, परजीवी संक्रमण पैदा हो सकता है, ये याद रखना है। अगला लिख करते हैं अधिक चीनी। अधिक चीनी के सेवन से क्या होता है, ये देखो, ये वीडियो देख लो, करीब 1 घंटे बाद एक और वीडियो लेके आऊँगी, उसमें पूरे के पूरे समझ आधारित प्रश्न रहेंगे जो पूछे जा रहे हैं, समझ आधारित प्रश्न जो आपके विवेक के अनुसार निर्भर करेंगे। जो मेरा विवेक काम करेगा जितना, मैं उतना आपको बता दूंगी, बाकी आप अपने विवेक से समझ लेना, है ना। तो वो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी लड़कियों ने मेरे को बताए हैं, मेरी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बताए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। अधिक चीनी से क्या होता है, बच्चे का वजन अधिक हो जाता है। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर महिला डायबिटिक है, यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है और वो डायबिटिक है, तो उसका बच्चा जो होगा वो वजन उसका ज़्यादा ही होगा, वो 4 से 4.5 किलो का वजन का बच्चा पैदा होगा। 4 से 4.5 किलो का वजन का बच्चा पैदा होगा यदि महिला को, अगर महिला को डायबिटीज़ है, याद रखना, यदि महिला को डायबिटीज़ है तो उसका बच्चा का जो वजन होगा वो 4 से 4.5 किलो होगा, है ना। इतना वजन का होगा उसका बच्चा, तो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती ऐसे में, इतना बड़े बच्चे को कैसे निकालेंगे वायु योनि, तो उसको उसको उसके लिए तो सी सेक्शन मतलब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चीनी नहीं खाने की सलाह दी जाती है, बहुत कम दी जाती है। और जिनको डायबिटिक ऑलरेडी पहले से ही महिला डायबिटीज है तो उनको सबसे पहले कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर। तो सबसे याद रखना कि यदि महिला को डायबिटिक है, महिला डायबिटीज से पीड़ित है, तो उसका बच्चा क्या होगा, अधिक वजन का होगा, इससे माँ का वजन भी अधिक हो जाएगा। बच्चों होना चाहिए जो ब्लड में मात्रा ग्लूकोज की, वो 60 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, 60 से 120 मिलीग्राम
प्रति डेसीलीटर अधिक चीनी होना चाहिए। ये स्थिति सबसे बेस्ट होती है, इससे अधिक होने वाली स्थिति बेकार हो जाती है। प्री एक्लम्सिया स्थिति हो जाती है। प्री एक्लम्सिया में बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मूत्र से प्रोटीन निकलने लगता है, जी मचलाता है, मितली आती है, उल्टी जैसा मन होता है, ये सारी चीज़ होती है अगर अधिक चीनी सेवन करो। तो गर्भवती महिला को अधिक चीनी देने की भी, चाहे वो डायबिटिक भी नहीं हो तो भी अधिक चीनी अगर लेगी तो हो जाहिर सी है पचेगा नहीं, तो वो बच्चे पर असर पड़ेगा। तो कम लेने की सलाह दी जाती है। अधिक चीनी लेगा तो बच्चा का वजन बढ़ेगा। और हाँ, ये भी एक चीज़ याद रखना, आप ये नहीं कह सकते कि यदि जैसे कि गर्भवती महिला डायबिटीज़ है, डायबिटिक है, मतलब उसको डायबिटीज़ है, तो उसका बच्चा को भी डायबिटीज़ होगा, नहीं, उसको शुगर की कमी होगी। ये एक मेन है बात है, याद रखना कि अगर महिला में अगर शुगर ज़्यादा है, महिला में अगर शुगर ज़्यादा है तो उसके बच्चे में शुगर की कमी ही होगी। ये बिल्कुल याद रखना। पुत्र या पुत्री में कभी भी जो डायबिटिक, जो आनुवंशिक बीमारी भी बोला जाता है, कभी कभी माता से पिता से बच्चों में आता है, तो वो पिता से ही आता है, माता से नहीं आता। अगर माता अगर डायबिटिक है तो कभी भी पुत्र या पुत्री डायबिटिक नहीं होगी, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी शुगर कम ही होगा, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं वजन। यदि गर्भवती महिला का जो वजन होता है 10 से 12 किलो बढ़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बढ़ गया, 14 बढ़ गया, 16 बढ़ गया, आप क्या करेंगे? संतुलित आहार दो। सबसे मेन चीज़ बैलेंस डाइट, सबसे अच्छी चीज़ होती है बैलेंस डाइट। बिल्कुल हल्का फुल्का व्यायाम किया जाए, जैसे कि टहलना एक सबसे अच्छा व्यायाम होता है, टहला जाए। पर्याप्त पानी पिए, हाइड्रेट रखे महिला खुद को, ये सबसे मेन चीज़। अगर ऑप्शन में पानी पीने का आ रहा है तो पानी तो हर स्थिति में महिला को देना चाहिए। कोई भी स्थिति हो, महिला को कोई भी सिंड्रोम हो रहा हो, महिला को किसी चीज़ की अधिकता हो रही हो, तो उसको पानी ज़रूर देना चाहिए। पानी एक ऐसा पदार्थ होता है कि कठिन जहरीले से जहरीली चीज़ों को भी बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए पानी महिला को देना चाहिए। और वो उसको क्या करता है, पूरे समय तरोताज़ा रखता है, हाइड्रेट रखता है। टहलना, वॉकिंग, मतलब डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। फाइबर की मात्रा जरूर लेना चाहिए। फाइबर एक ऐसी चीज़ होती है, फाइबर की मात्रा 30 ग्राम गर्भवती महिला को सलाह दी जाती है। ये जो फाइबर की मात्रा होती है, ये क्या करती है कि पाचन तंत्र को बहुत अच्छा करती। जितना अच्छा फाइबर होगा शरीर में तो उतना ज़्यादा पाचन तंत्र सही रहेगा। जो भी खाया होगा वो आसानी से पच जाएगा और जल्दी से कोई मतलब परेशानी नहीं पड़ेगी। तो फाइबर ज़रूर लेना चाहिए। फाइबर की कितनी मात्रा लेना चाहिए? 30 ग्राम लेना चाहिए, है ना। फाइबर क्या करता है, देखो, फाइबर रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करता है, हृदय रोग को भी रोकता है, एलर्जी को भी रोकता है और पाचन तंत्र को भी सही रखता है। ये क्या करता है, कौन करता है? ये फाइबर करता है। बात करते हैं अब कैल्शियम की। ये क्वेश्चन अभी आया था, अभी कल परसों की शिफ्ट में। कैल्शियम की प्रतिदिन मात्रा कितनी चाहिए है? 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए है, और 1000 ग्राम पूरे गर्भावस्था की अवधि में चाहिए है। अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाती, कैल्शियम की अधिकता या तो गर्भवती महिला में भी हो जाए या किसी भी सामान्य पुरुष या महिला में हो जाए, उसको गुर्दे की पथरी, जिसको हम स्टोन बोलते हैं, वो होने के चांसेस अधिक रहते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। कैल्शियम की अधिकता से कब्ज भी हो सकता है। खनिज के अवशोषण में भी बाधा आती। कोई भी खनिज का अवशोषण, जो खनिज को आप लेते हैं तो उसका जो अवशोषण होता है, कैल्शियम के कारण उसमें बाधा आती ही है। अगर कैल्शियम अधिक होगा तो उसको अवशोषण नहीं कर पाओगे, वो बीच में आ जाएगा कैल्शियम उसके अवशोषण करने में, है ना। इसके अलावा अगर माता में कैल्शियम ज़्यादा है तो शिशु के शरीर में कैल्शियम कम हो जाएगा, या मैंने बताया ये उल्टा हो जाता है। अगर माता को कोई चीज़ ज़्यादा है ना तो बच्चे में कम हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कैल्शियम अगर कम हो तो क्या होगा? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, कम वजन का बच्चा हो जाएगा, विकास में देरी हो जाएगी, रिकेट्स, जन्मजात विकृति, ये सारी चीज़ें कैल्शियम के कम होने से हो जाती है। खाद्य पदार्थ कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जी, फलियाँ, ये करना चाहिए, और पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। बात करते हैं अजवाइन की। फ्रेंड, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा लीजिएगा। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, सारे की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। 6260190944 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप करके अपना नंबर सेव करा दीजिएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। आने वाली सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए टेलीग्राम भी इंस्टॉल करके रखिएगा। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। बात करते हैं अजवाइन की। अजवाइन जो दिया जाता है, अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, ये कब दिया जाता है? प्रसव पश्चात, जब डिलीवरी हो जाती है
कभी भी जो गर्भवती महिला को अजवाइन मना करते हैं देने का, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भाशय संकुचन हो जाता है। गर्भाशय जो होगा वो क्या होगा, फैल जाएगा, जिससे बच्चे का बाहर आने का खतरा रहता है। इसलिए और इसके अलावा ब्लड सीक्रेशन भी हो सकता है, गर्भावस्था संकुचन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। ठीक है, अजवाइन नहीं देना चाहिए। इसलिए लोहा की बात करें तो आयरन, आयरन कितना चाहिए गर्भवती महिला को, 40 मिलीग्राम। इसकी अगर अधिकता हो जाए तो सेलुलर क्षति होती है, कोशिका बनने में प्रॉब्लम आ जाती है, मधुमेह हो जाता है। याद रखना, आयरन की अधिकता से किसी भी पदार्थ का अधिक ले लोगे तो मतलब डायबिटीज तो ऑटोमेटिकली ऐसा बैठा ही है ना कि तुम किसी चीज़ का अधिक सेवन करो हम तुम्हारे पास आए, तो मधुमेह हो जाएगा और हार्ट डिसीज, हृदय संबंधित विकृति आ जाएगी और सेलुलर क्षति हो जाएगी। किसके कारण हो जाएगा, आयरन की अधिकता से। आयरन की कमी से हम सब जानते ही हैं एनीमिया हो जाता है। यदि 11 ग्राम, यदि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है रक्त में 11 ग्राम से कम है तो गर्भवती महिला को एनीमिया हो जाता है, और अगर 7.5 से कम है तो गंभीर एनीमिया हो जाता है। बात करते हैं जिंक की। जिंक का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिंक को 14.5 मिलीग्राम प्रतिदिन जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक की कमी से जन्मजात विकृति होती है और बहुत आसानी से गर्भपात हो जाता है, जन्मजात विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं ना। इसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जिंक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। हमें पे कोई रोग हम पे आक्रमण करेगा तो जिंक अगर होगा हमारे शरीर में तो उसको रोक देगा। इसकी अधिकता अगर हो जाती है तो ये पाचन समस्या पैदा करता है। जिंक जो होता है वो एंजाइम, कंकाल, तंत्रिका तंत्र और डीएनए का निर्माण करता है, हमारे घावों को ठीक करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। बात करते हैं फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 की मात्रा गर्भवती महिला को कितनी चाहिए, 570 माइक्रोग्राम चाहिए, जबकि एक सामान्य महिला को कितनी चाहिए, 220 माइक्रोग्राम चाहिए। फॉलिक अम्ल जो होता है तंत्रिकाओं के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तंत्रिका क्षति हो जाती है इसकी कमी से, और न्यूरल ट्यूब जिसको दोष बोलते हैं, स्पाइना बिफिडा जिसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन आता है स्पाइना बिफिडा किसके कारण हो जाता है, तो स्पाइना बिफिडा जमा नामक जो रोग होता है ना वो विटामिन B9 की कमी से ही हो जाता है। विटामिन B9 की कमी से ही स्पाइना बिफिडा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, तंत्रिका नाल दोष हो जाता है। इसकी अधिकता से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या हो जाती है, मतलब पाचन संबंधित समस्या, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या इसके अंतर्गत हो जाती है। ठीक है, और इसकी अधिक हो जाए तो कैंसर भी हो सकता है। विटामिन B9 की अधिकता से कैंसर भी हो सकता है, याद रखना। और फॉलिक अम्ल देखो कमी से तो इसमें तंत्रिका संबंधित दोष होता है, ब्लड सेल्स एनीमिया भी इसमें हो सकता है, लेकिन इसकी अधिकता हो जाती है तो बच्चे में ऑटिज्म विकार हो सकता है। ऑटिज्म मतलब मानसिक रूप से मंद बच्चा पैदा होता है, मंगोल बच्चा पैदा होता है, फटे ओंठ हो जाते हैं और तालू, जो फटे आंट और तालू जो होते हैं ना अगर इसकी कमी से हो जाते हैं, और इसकी अगर अधिकता होती है तो आपने पढ़ा है वो आयरन फॉलिक एसिड देते हैं डॉक्टर गर्भवती महिला को 180 गोली देते हैं आयरन फॉलिक एसिड की। तो ये फॉलिक अम्ल क्यों देते हैं कि बच्चे की जो ओंठ, तालू वगैरह ये बिल्कुल फिट तरीके से बन पाए, अच्छे से बन पाए। अगर इनकी कमी हो जाती है ना तो ये फटे हुए से हो जाते हैं ना, तो फटे ओंठ व तालू को भी ये रोक सकता है। एक बात और मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर विटामिन B9 की अधिकता है तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। विटामिन B9 की अधिकता है तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, ये भी याद रखना। विटामिन B12 कितना चाहिए है, 2.2 प्लस 0.25। 2.2 किसको चाहिए, सामान्य महिला को, उससे 0.25 माइक्रोग्राम अधिक चाहिए गर्भवती महिला को। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मतलब अंतः गर्भाशयी वृद्धि अवरोध, मतलब जैसे कि गर्भ में एक बच्चा है उसका जो लंबाई होना चाहिए जिस सप्ताह में, एक डिसाइड होता है कि 37 सप्ताह में इतनी लंबाई होना चाहिए। सपोज 37 सप्ताह में उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन वो 40 नहीं है, 35 है, तो वो ऐसी स्थिति बन जाती है जो गर्भकालीन आयु कम हो जाती है या उम्र लंबाई कम हो जाती है, वो B12 की कमी से होती है। प्री एक्लम्सिया भी इसके कारण होता है। स्पाइना बिफिडा वही तंत्रिका संबंधित समस्या हो जाती है, नज़र समस्या, मतरी, उल्टी, बहुत सारी कमियां जो विटामिन B12 और विटामिन B9 की सेम होती हैं। इसकी अधिकता से क्या होता है, ऑटिज्म विकार हो जाता है, ये भी याद रखना। बात करते हैं अपन हल्दी की। हल्दी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, करक्यूमिन। हल्दी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, करक्यूमिन पदार्थ पाया जाता है। ये गर्भपात कर देता है, गर्भाशय को संकुचन करता है और खून को पतला करता है। अब जब खून पतला हो जाएगा
तो बच्चा कैसे ठहरेगा, आप खुद सोचिए। तो ये गर्भपात कैसे कर देगा, मतलब गर्भपात ही कर देगा। तो हल्दी को भी, इसलिए हल्दी की तासीर बहुत उच्च होती है, इसलिए हल्दी को मना किया जाता है देने का। और याद रखना, गर्भपात, गर्भाशय संकुचन, खून पतला, ये सारी चीज़ें हल्दी करता है। इसके अलावा जायफल भी मतलब वर्जित रहता है। आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन एक मात्रा जो होती है 150 ग्राम आवश्यक होती है सामान्य महिला को, और गर्भवती महिला है तो उसको 100 माइक्रोग्राम ज़्यादा आवश्यक होगा। तो टोटल कितना आवश्यक होगा गर्भवती महिला को, 250 माइक्रोग्राम आवश्यक होगा। आयोडीन की कमी, सबसे ज़्यादा आयोडीन की कमी से पता है क्या होता है, बच्चा बोना हो जाता है, उसकी हाइट कम हो जाती है, उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है, जन्मजात दोष हो जाते हैं, बहरा हो जाता है, प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है और गर्भपात हो सकता है। आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा मतलब बेकार होती है, और अधिकता से भी ग्रेव्स रोग, थायराइड संबंधित समस्या, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक आज क्वेश्चन आया था कि स्तनपान करा रही है अगर कोई महिला, तो उसे किस अवस्था में बैठाना चाहिए, किस अवस्था में बैठना चाहिए। तो याद रखना, क्रॉस लेग्ड इनकी, इसके लिए जो सबसे अच्छी पोजीशन होती है वो होती है क्रॉस लेग्ड पोजीशन, पैरों को बिल्कुल क्रॉस करके बैठना है। इसके अलावा फुट स्टूल प्रयोग करना चाहिए ताकि महिला आराम से बैठ पाए, और पिलो का प्रयोग भी कर सकती है। तो ये तीनों चीज़ स्तनपान के लिए बेस्ट रहती हैं। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की एक सामान्य महिला को 130 ग्राम और गर्भवती महिला को 45 ग्राम अतिरिक्त चाहिए रहता है। अधिकता से मधुमेह, पाचन समस्या, वजन बढ़ना, हृदय रोग होते हैं। कमी से भ्रूण के विकास में कमी, वजन, ऊर्जा में कमी और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, 70 ग्राम। प्रोटीन की कमी से बच्चा कुपोषित हो सकता है, बच्चे का धीमा विकास हो सकता है, संक्रमण का खतरा हो सकता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। अधिकता से क्या हो सकता है, किडनी पर दबाव, वजन बढ़ना, कैल्शियम की कमी, ये किससे हो सकता है, अधिकता से हो सकता है। याद रखना, प्रोटीन की अधिकता से किडनी पर दबाव और कैल्शियम की कमी हो जाती है। याद रखना, ये प्रोटीन की अधिकता से कैल्शियम की कमी और किडनी पर दबाव। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। ऐसा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको निःशुल्क PDF चाहिए है और फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स लेना चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।